अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है रिपीटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसकी हम लैब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थ्योरी में देख लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं और मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो लैब में हमने कवर नहीं किए। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में क्या है, रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट इन जनरल बताया जाएगा क्या होते हैं, फिर उसके अलावा एक और दो चीज़ें हैं जिसमें डिस्टिंग्विश करना है आपको कि काउंटर कंट्रोल और इवेंट कंट्रोल सिनेरियोज बेसिकली क्या होते हैं, जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी लूप या कौन सा रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट प्रेफर करना है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। देन वाइल लूप से हम स्टार्ट लेंगे, फिर हम फॉर लूप पर जाएंगे और फिर लास्ट में हम डू वाइल लूप करेंगे। एंड देन लूप से ही रिलेटेड हमारे पास दो और स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन लूप के कंटेक्स्ट में देखना है कि ब्रेक से क्या मुराद और ये कैसे काम करता है। एंड लास्टली कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है बेसिकली। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है लूप की नेस्टिंग, तो इस पर भी हम कुछ टाइम सर्व करेंगे, देखेंगे लूप में नेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी CLO2 को बिलोंग करता है, यानी इसमें भी आप लॉजिक बिल्डिंग ही सीखेंगे। रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट, जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि तीन तरह के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। सिक्वेंशियल हम कवर कर चुके हैं, सिलेक्शन हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया, इफ एल्स और स्विच वाला जो हमारे पास था, और रिपीटिशन हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो रिपीटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स या रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड लूप। ठीक है, रिपीट करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रोग्राम के मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ये रिपीट करता है और ये क्या कहलाता है प्रोग्रामिंग में मोर कॉमनली नोन एज लूप। A repetition structure allow the programmer to specify that an action is to be repeated or not, depend करता है लेकिन repeat करना है नहीं, किस बात पे, some condition पे। बिल्कुल वैसी जैसे इफ एल्स में या सिलेक्शन में डिपेंड करता था कि कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होगी तो मैं कोई एक्शन लूँगा, बिल्कुल वैसी लूप भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको अपने आप को रिपीट करती है, या जो भी स्टेटमेंट उसमें गिवन है उसे रिपीट करती है। फॉल्स हो जाती है तो रिपीटिशन स्टॉप हो जाती है, यानी लूप ब्रेक हो जाती है, और इस कंडीशन का होना ज़रूरी है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कंडीशन ऐसी हो कि इवेंचुअली इट विल बिकम फॉल्स, कभी ना कभी जाकर उसे फॉल्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी इट रिमेन्स ट्रू ऑलवेज, और ऑलवेज ट्रू का मतलब है कि आपका प्रोसेस या लूप इन्फिनिटी तक रन करती रहेगी। और ऐसे सिनेरियोज नॉर्मली होते नहीं हैं कि इन्फिनिटी तक आप जाएं, और अगर आप ये करते हैं तो ये एक बग है, और इससे क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की रिसोर्स मुसलसल आपका प्रोग्राम खाता रहेगा और इवेंचुअली आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ही पूरा का पूरा हैंग हो जाए। तो हमें कंडीशन बनाते हुए ये ध्यान रखना है, क्योंकि इफ एल्स में तो बड़ा सिंपल था, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो भी होता था सिर्फ एक दफ़ा। लेकिन रिपीटिशन में क्या है कि अगर कंडीशन इन्फिनिटी तक ट्रू है तो आपकी लूप इन्फिनिटी तक चलती रहेगी और आपकी रिसोर्स हंग्री हो जाएगी और इवेंचुअली हैंग हो जाएगा पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। कंडीशन के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी बताता रहूँगा, साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कंडीशन किस तरीके से बनाई जाए। ठीक है, तो हमारे पास लूप्स में बात करें तो तीन टाइप की लूप्स हैं, वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, तीनों के नाम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो वाइल लूप का सिंटैक्स ये रहा कि वाइल, और वाइल के अंदर आ जाती है कंडीशन, और कंडीशन के बाद वही कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर स्टेटमेंट्स। मोर देन वन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स में होंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से हम बताते हैं कंपाउंडेड स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ समथिंग। इफ़ की बॉडी भी बता सकते हैं, फंक्शन की बॉडी भी बता सकते हैं, और इस केस में हम लूप की बॉडी बता रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी सेल्फ कंटेंट होती है, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर ही तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इनिशियलाइजेशन भी इसकी बॉडी में होती है, कंडीशन भी इसकी बॉडी में ही होती है, यानी कि इसके फॉर लूप के बॉडी में।
और फिर मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर ही आ जाती है। तो तीनों चीज़ें एम्बेड होती हैं जो लूप के लिए ज़रूरी हैं फॉर लूप में। तो इसीलिए सिंपलेस्ट और फर्स्ट चॉइस होती है नॉर्मली न्यूबीज़ की कह लें, या शुरू शुरू में जब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग को हर कोई प्रेफर करता है कि मैं हर चीज़ जो भी रिपीटेटिव प्रॉब्लम है मेरे सामने उसको सॉल्व करने के लिए फॉर लूप यूज़ करूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको आपको जहन में रखना होता है किसी पर्टिकुलर लूप को पिक करते हुए, क्योंकि आप वही वाली बात है कि यू कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम विद अ सिंगल टूल। आप एक औजार से, या यूँ समझ लें आपके पास एक रेंच है और उस रेंच से आप हर साइज़ के बोल्ट्स को नहीं खोल सकते। ठीक है, तो हर लूप का कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम उस पॉइंट से भी बात करेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सी लूप प्रिफर्ड है। लेकिन यूजुअली सबसे सिंपलेस्ट लूप होती है फॉर लूप, क्योंकि ये सेल्फ कंटेन्ड है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और मॉडिफिकेशन तीनों लूप की बॉडी में है, और बाकी नीचे बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे वाइल लूप में। डू वाइल लूप की अगर बात की जाए तो ऊपर ऊपर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि वाइल की कंडीशन इसमें नीचे चली गई है और शुरू में डू का कीवर्ड आ गया। तो डू वाइल लूप फॉर और वाइल लूप से थोड़ी डिफरेंट होती है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे लेक्चर में आगे, जब चल के कुछ एग्जांपल देखेंगे कि डू वाइल लूप इन दोनों लूप से कैसे डिफरेंट होती है, लेकिन मोर ऑन दैट लेटर। अभी हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। ठीक है, फॉर मैं जान के नहीं अभी पहले करा रहा, फॉर की एग्जाम्पल आसान हो जाएंगे अगर आप वाइल को समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कि हम वाइल लूप से किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो थ्योरी है तो मैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कम करूँगा इसमें। ठीक, तो इधर आपने कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना है। लैब तो अच्छी खासी कल हम डिटेल में कर ही चुके हैं, तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि लूप क्या होती है, और मैं कुछ आपको टेस्ट भी करूँगा, मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा कि आप इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, तो आप थोड़े अटेंटिव भी रहिए। तो ये एक सिंपल सा वाइल लूप का एक इसमें सैंपल मौजूद है, एक प्रोग्राम है, एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद एक ये मैंने ये लाइन लिखी हुई है आई इक्वल्स टू 1, और इसको सामने कमेंट में मैंने किया इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल कहने का मकसद ये है कि ये वो वेरिएबल है जो मेरी लूप को कंट्रोल करेगा, यानी ये वो वेरिएबल है जो मेरी लूप की कंडीशन में अपेयर होगा। ठीक है, कंडीशन बनाने के लिए मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने क्लियरली बता दिया कि ये वाला वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो रहा है लूप के लिए। इसके अलावा और भी वेरिएबल हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में, लेकिन वो हो सकता है लूप को कंट्रोल ना करें, लूप से उनका कोई लेना देना ना हो। तो वो वेरिएबल जिस पे हम कंडीशन बनाते हैं उसको लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो लूप को कंट्रोल कर रहा है कि वो रन कितनी दफ़ा होनी चाहिए और कब स्टॉप हो जानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की बात। ठीक है, सेकंड अगर आप ध्यान दें फिर एक और कमेंट लिखा हुआ है, और फिर वाइल लूप मैंने ये वाइल का कीवर्ड लिखा और राउंड ब्रैकेट में लिख दिया जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 101। सिर्फ मैंने लिखा है लेस देन 101, तो इसका मतलब क्या, लेस देन 101 का मतलब हुआ 100 तक मैं बेसिकली इसमें बात कर रहा हूँ, यानी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 100 हुई तब तक ये कंडीशन ट्रू है। और सिंपली मैं इस लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ आई की वैल्यू, प्रिंट एफ कर दी आई की वैल्यू, और लास्ट लाइन में मैं कर रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू इनिशियली मैंने रखी थी 1, लेकिन जब मैं इस स्टेटमेंट पे पहुंचूंगा तो मैं चेक करूंगा 1 इज़ लेस देन 101, मुझे पता लगेगा कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ट्रू होगी तो मैं इसकी बॉडी में आ जाऊंगा, इसकी बॉडी में आऊँगा तो मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा प्रिंट एफ वाला, और आउटपुट पे प्रिंट कर दूंगा आई की वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट पे 1 प्रिंट हो जाएगा। देन मैं अगले स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करूँगा, आई की वैल्यू में +1 कर दूंगा, तब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर दोबारा मैंने बताया कि ये दोबारा से कहाँ जाएगा, ये दोबारा से जाके चेक करेगा कंडीशन इस जगह पर कि आई की वैल्यू अब जो है भाई 2 हो गई है, क्या ये कंडीशन स्टिल होल्ड कर रही है या नहीं। तो क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 101, बिल्कुल सही है। दोबारा से अगर ये सही है तो मैं लूप के अंदर आऊँगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। लाइन चेंज है तो लाइन चेंज कैसे वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2, और फिर दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और चेंज होकर हो जाएगी 3, फिर यही काम मैं 3 के लिए करूँगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये इंक्रीमेंट होते 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 फ़र्ज़ करें कि मेरी यहाँ पे वैल्यू आई की इंक्रीमेंट होते होते आ गई है 99। ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसे 99 लेस देन 101, यस 99 इज़ लेस देन 101, तो मैं 99 प्रिंट कर दूंगा, यानी डॉट डॉट डॉट
नीचे आके कहीं ना कहीं 99 प्रिंट हुआ होगा। देन 99 प्रिंट होने के बाद 99 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये वैल्यू हो जाएगी 100। इवेंचुअली ये 100 हो जाएगा और 100 होगा तो फिर से मैं जाके चेक करूँगा कि 100 इज़ लेस देन 101। ये कंडीशन चेक होगी, येस 100 इज़ लेस देन 101, तो ये कंडीशन स्टिल ट्रू है। फिर से मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा और वो है 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोबारा से मैं इस स्टेटमेंट पे आऊँगा और ये वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी 101। अब ये वैल्यू 101 हो गई। 101 को जब यहाँ मैंने प्लेस किया तो पता चलता है 101 इज़ नॉट लेस देन 101, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और फॉल्स हो जाएगी तो मैं लूप के अंदर नहीं जाऊँगा बल्कि लूप के बाद वाले स्टेटमेंट यानी यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल हमने कल लैब में भी की है, रन करके भी मैंने दिखाई थी, तो मैं दोबारा से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार गो थ्रू इसलिए कर दिया कि हो सकता है कोई स्टूडेंट लैब में ना हो, ठीक है, या एब्सेंट हो या जो भी वजह हो। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 1 to 100 तक काउंटिंग चलेगी। ठीक, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग चलेगी और उसके बाद ये क्विट हो जाएगा। मैंने फर्दर ये भी बताया था कि अगर मुझे यही आउटपुट जनरेट करना हो और मैं लूप यूज़ ना करूं तो ये आउटपुट कैसे जनरेट होगा। क्या वो मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं लूप यूज़ ना करूं तो 1 से लेकर 100 तक जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं लूप यूज़ नहीं करता तो 1 से लेकर 100 तक मुझे नंबर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी क्लास, आर यू विथ मी। अगर मैं लूप यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रिंट एफ, कितनी मरतबा मुझे प्रिंट एफ करना पड़ेगा। 100 टाइम्स। तो यानी 100 टाइम्स में प्रिंट एफ लिखूँ या यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखा जाए तो इसमें कितनी दफ़ा प्रिंट एफ लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम। यानी अगर इस सोल्यूशन को कंपेयर किया जाए उस सोल्यूशन से तो नंबर ऑफ़ लाइंस की अगर बात कर लें तो ये हो गई 1 लाइन। ये चलो ब्रैकेट को भी काउंट कर लेते हैं, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। अब आप बताएं कौन सा सोल्यूशन आपके ख्याल में बेहतर है, 100 लाइंस लिखने वाला सोल्यूशन या 5 लाइंस लिखने वाला सोल्यूशन। जी क्लास, कौन सा सोल्यूशन आपके ख्याल में बेहतर है, 100 लाइन और 5 लाइन। ऑब्वियस है 5 लाइन अच्छे खासे मार्जिन से ये विन कर रहा है। और बात वही है कि ये प्रोग्राम 100 लाइंस के लिए भी वैलिड है और अगर मैं चाहूँ तो 100 को 1000 में भी कन्वर्ट कर दूँ तो ये 5 लाइन ही रहेगा, इसमें लाइंस में एडिशन नहीं होगी। जबकि वो प्रिंट एफ वाली अप्रोच में क्या होगा कि अगर 1000 लाइन कर दी तो मुझे 1000 लाइन मैनुअली लिखनी पड़ेगी। तो लूप क्या करता है, मेरे लिए रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है और मेरे लिए टाइपिंग ओवरहेड भी बचाता है और लॉजिक को मोर कॉम्पैक्ट एंड कहना चाहिए कि मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, तो लूप का फ़ायदा ये है कि अगर इस तरह की मैं आपको कोई प्रॉब्लम दे दूँ तो वो सज़ा बन जाएगी विदाउट लूप, लेकिन लूप से कहूँगा तो आप हैप्पीली कर लेंगे, कहेंगे कोई मसले वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई लूप की बेसिक एग्जाम्पल। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ रिकैप दोबारा करा देता हूँ और वो रिकैप में क्या है बात कि याद रखिए कि लूप में 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है लूप के कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर वही लूप कंट्रोल वेरिएबल मिलके बनाता है एक कंडीशन। कंडीशन या वो इवेंचुअली क्या है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया बता रहा होता है कि कब जाके ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। क्योंकि ट्रू का क्राइटेरिया बता रहे हैं तो इवेंचुअली उसको फॉल्स हो जाना चाहिए और फॉल्स हो जाने के लिए ज़रूरी है कि आप लूप कंट्रोल वेरिएबल में कहीं ना कहीं अपनी लूप के अंदर मॉडिफिकेशन करें। क्योंकि अगर आप ये वाली लाइन स्किप कर देंगे तो आई की वैल्यू कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं होगी तो कभी भी वो बढ़ते 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 101 पे नहीं पहुंचेगी और 101 पे नहीं पहुंची तो वो ऑलवेज 1 रहेगी और ऑलवेज 1 रहने का मतलब है ये वाइल की कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी और ऑलवेज ट्रू रहने का मतलब ये हुआ कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स 1 प्रिंट करेगी। ये भी हमने कल लैब में करके देखा था कि वो 1 मुसलसल प्रिंट करता रहेगा और अगर आप क्लोज ना करें प्रोग्राम को तो इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर रैम।
आपकी कंप्लीट रैम जो है वो यूटिलाइज कर लेगा और इवेंचुअली आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें लूप में 3 चीज़ होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को जहन में रखें और ये सब सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन इसके बाद कंडीशन, कंडीशन मॉडिफिकेशन रिपीटेडली होती रहती है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ वन टाइम होगी और बाकी लूप हमेशा चलती रहती है कंडीशन कंडीशन और मॉडिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा और याद दिला देता हूँ कि किस तरह से चलती है, कि हमेशा आपकी लूप जो है इस स्टेप और इन स्टेप के दरमियान में घूमती रहेगी, यानी वो यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, और फिर इवेंचुअली जब ये स्टेप पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो घूमकर वापस यहाँ चली जाएगी और इसी सर्कल के अंदर घूमती रहेगी। और सर्कल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो सर्कल इज़ अ लूप, यही चीज़ तो कहलाती है लूप, तो इसको इसीलिए कहा जाता है लूप। ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये इसी सर्कल में घूमता रहेगा आपका प्रोग्राम, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से जंप करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ वन टाइम होती है, बाकी हमेशा क्या चलता रहता है, कंडीशन मॉडिफिकेशन के दरमियान एक साइकिल चलती रहती है। हर मरतबा मॉडिफाई होता है तो टेस्ट करते हैं कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से काम होता है, कुछ काम होने के बाद फिर मॉडिफिकेशन होती है, फिर दोबारा कंडीशन टेस्ट होती है और यही साइकिल चलती रहती है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहे। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये साइकिल ब्रेक हो जाती है और आप लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्ट ऑफ व्हाइल लूप का रिकैप, जितना थ्योरी में जा सकते थे, पीसी पे नहीं जाना चाह रहा मैं आज। तो आगे बढ़ते हैं, ये हाईलाइट हो गई तीनों लाइंस के जो है आपके पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन। इवेंट कंट्रोल लूप, इवेंट कंट्रोल लूप या इवेंट कंट्रोल सिनेरियो क्या होता है कि इफ़ इट इज़ नॉट नोन इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन, इट इज़ नोन एज इवेंट कंट्रोल लूप। ठीक है, इस तरह की हमने कल एग्जांपल की थी और थोड़ा सा मैंने एम्फेसाइज भी किया था कि मुझे नहीं पता होता प्रोग्राम लिखते वक्त कि मेरा प्रोग्राम में जो लूप है वो 4 टाइम्स चलेगी या 5 टाइम्स चलेगी या 10 टाइम्स चलेगी, मैं बता नहीं सकता। तो इस तरह के सिनेरियोज जब भी आते हैं तो उनके लिए सुटेबल टाइप ऑफ लूप होती है वाइल लूप, या डू वाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो। फर्दर वो एक और चेक है कि वाइल यूज़ करूँ या डू वाइल, लेकिन इसके लिए फॉर लूप कभी भी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि फॉर लूप में आपको शुरू में ही बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग कहाँ से है, एंडिंग कहाँ पर होगी और आप क्या उसमें मॉडिफिकेशन क्राइटेरिया रखने वाले हैं। तो फॉर लूप में अगर आप कोई भी एंडिंग क्राइटेरिया नहीं बताएंगे तो फॉर लूप इनकम्प्लीट सा लगेगा उसका स्ट्रक्चर। तो इसीलिए फॉर लूप वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे आपको शुरू करने पे, जब आप कोडिंग कर रहे हैं तभी आप अंदाज़ा लगा सकें कि कितने टाइम चलने वाली है, सिनेरियो काउंटेबल हो, यानी सिनेरियोस इंक्रीमेंटल हो या डिक्रीमेंटल हो। फिर कह रहा हूँ सिनेरियो इंक्रीमेंटल हो या डिक्रीमेंटल हो, सिंपल प्लस प्लस हो, सिंपल माइनस माइनस हो, यानी काउंटिंग का काम हो, तो आप प्रेफर करते हैं फॉर लूप। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहाँ पे काउंटिंग नहीं होती, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि लूप को रिपीट करना है या कोई। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल है, ये भी हमने कल ट्राई की थी। एंटर अ पॉजिटिव नंबर यूज़र से कहा गया, यूज़र से कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, स्कैन किया एक नंबर और चेक किया गया, पता चलता है कि वो नंबर पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, यानी ज़ीरो भी ऐड करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ज़ीरो या उससे छोटा नंबर होगा तो ट्रू हो जाएगी। अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा दैट्स इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, और फिर दोबारा से वही लाइन एंटर अ पॉजिटिव नंबर, स्कैन। और आपको पता है कि जब स्कैन करेंगे तो ये नंबर मॉडिफाई होगा। यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या है, नंबर है। आप देख सकते हैं नंबर को मैं लूप ने कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने इनिशियलाइज़ कहाँ किया है, इनिशियलाइज़ ही यहाँ हुआ था, यूज़र से इसकी वैल्यू ली थी। और ये मॉडिफाई कहाँ हो रहा है, हर मरतबा मॉडिफाई यहाँ हो रहा है, ये है मॉडिफिकेशन। तो ये है इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन और ये है तीसरा मॉडिफिकेशन। अब आप देखें मॉडिफिकेशन इसकी वैसे नहीं है जैसे मैं प्लस प्लस कर रहा था, ना इसकी इनिशियलाइजेशन में फिक्स नंबर दिया हुआ है, तो ये सिनेरियो काउंटिंग सिनेरियो नहीं है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि यूज़र कितनी मरतबा नेगेटिव नंबर एंटर कर दे, हो सकता है पहली बारी में ही पॉजिटिव नंबर एंटर कर दे, तो आप कुछ नहीं बता सकते कि आपकी लूप कितने टाइम रन होने वाली है, ये डिपेंड करता है टोटली यूज़र पे।
यूज़र कितनी देर तक नेगेटिव नंबर एंटर करे या कितनी देर बाद पॉजिटिव कर दे, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है या नहीं। ठीक है, इसकी हमने एक्सरसाइज कल की भी थी, मैंने बल्कि उसको चेंज कर दिया था डू वाइल में, तो अभी दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन पहले हमने उसे वाइल से ट्राई किया था, फिर मैंने एक हिंट बताई थी कि डू वाइल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को जहन में रखिएगा, आगे चल के हम इसको फॉर से भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसी एग्जाम्पल को हम आगे चल के डू वाइल से भी, और फिर मैं कंपेयर भी कराऊंगा। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल। जी क्लास, एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कोई इतनी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, होपफुली क्लियर भी होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने अच्छे से इस एग्जाम्पल को किया था। और फिर आ जाता है ये एक और सवाल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी भी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। क्या है इस प्रोग्राम का काम? फाइंड सम ऑफ द डिजिट, यानी अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करता है एज अ होल नंबर, यानी वन यूज़र क्या है, इसको 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 12,345। तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा एक्चुअली, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसके सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर देगा और जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम अच्छे से कर चुके हैं, तो फिर कहूँगा मैं रिपीट करके टाइम आप लोगों का भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, अपना भी नहीं करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो तो वही लैब वाली वीडियो देख लीजिएगा। दो दो एक जैसे काम के लिए दो वीडियोस बनाना डजेंट मेक सेंस। तो अगर स्टिल इस प्रॉब्लम में आपको कन्फ्यूजन हो तो इस प्रॉब्लम को आप रिविजिट कर लीजिएगा। लैब में अच्छे से हमने करी थी, मैंने पहले ये बताया था कि अगर ये है तो इसके 5 अलग अलग स्टेप्स लिखे थे, फिर उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को लूप में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें और इसमें डिफरेंस क्या थी वो बता देता हूँ। यहाँ पे बस ये मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये लाइन मैंने वहाँ पे नहीं लिखी थी। इस लाइन में सिर्फ मैंने ये किया है कि मेरा एक्चुअल नंबर एन के अंदर मौजूद था, मैंने उसको पहले डिवाइड करने से पहले कॉपी कर लिया एक टेम्परेरी वेरिएबल टी में, और मैं सारी कैलकुलेशन किस पे कर रहा हूँ, टी पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने एन को ओवरराइट अगर कर दिया इधर तो एन की वैल्यू जो भी थी प्रीवियसली लॉस हो जाएगी और एक्चुअली एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता था। तो अगर एन ज़ीरो हो गया तो मैं एन को यहाँ डिस्प्ले नहीं करा सकता। सिर्फ एन की वैल्यू को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी करके प्रोसेस करने की वजह ये थी कि मैं एन की जो ओरिजिनल वैल्यू है उस आउटपुट पे दिखाना चाहता था, नहीं मैं ये कहना चाहता था सम ऑफ 1 2 3 4 5 इज़ 15। ठीक है, अगर मैं ये ना करूँ तो चलें ये वाला प्रोग्राम मैं रिविजिट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या फ़र्क आएगा। ये बात बताने की कि यहाँ पे टी क्यों लिखा हुआ है और जो मैंने कल एग्जाम्पल लिखी थी वहाँ क्यों नहीं लिखा था। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज और हम देख लेते हैं वही एग्जाम्पल हमारे पास है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट की एग्जाम्पल थी हमारे पास। ठीक है, ये वही प्रोग्राम है, सिर्फ फ़र्क क्या है यहाँ पे मैंने नंबर को डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है कंडीशन में और सारी प्रोसेसिंग में अपने नंबर पे कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ है, प्रोसेसिंग जो है नंबर को पहले किसी वेरिएबल में कॉपी किया हुआ है और सारी प्रोसेसिंग उस पर की गई। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं अगर इधर प्रिंट कराना चाहूँ द सम ऑफ परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी और यहाँ पे मैं नम की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे कि मेरे रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे मैंने F9 किया और F10, F9 एंड F10। तो अगर मैं यहाँ पे ये नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 तो आप देखें क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 0 इज़ 15। क्योंकि मेरी नंबर की वैल्यू तो ओरिजिनल थी, मैंने उसको बार बार मॉडिफाई कर रहा था डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, तो वो तो लॉस हो गई। तो मेरे पास अगर वो वैल्यू स्टोर रखनी है, मैं उसको लॉस नहीं करना चाहता, तो मैं काम कर सकता हूँ कि उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर लेता हूँ। यानी एक लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ TMP और इसमें डाल देता हूँ नम, और डेफिनेटली नम के अंदर टेम्प को डाला है तो मुझे टेम्प को इनिशियलाइज़ करना चाहिए, मैं इसको इंट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने सारे वेरिएबल की डिक्लेरेशन टॉप पर करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किया था या कहाँ नहीं। तो टेम्प इक्वल्स टू नम कर दिया। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शन है,
टेम्प इक्वल्स टू नम है, यानी मैं टेम्प में अब 1 2 3 4 5 कॉपी कर चुका हूँ, या तो अब मैं सब जगह नम को टेम्प से रिप्लेस कर दूँ, या मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि इधर नम के बजाय टेम्प को प्रिंट करा देता हूँ। बात वही है, दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं ये कर देता हूँ तो क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा, ये कर दिया मैंने और ये हो गया मेरा रन। तो अगर मैं इधर 1 2 3 4 5 करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास नंबर आ गया। ठीक है, तो सिर्फ टेम्परेरी उसमें रखने की वजह ये थी कि मैं अपने नंबर को स्टोर रखना चाह रहा था, लॉस नहीं करना चाहता था। मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, वो मेरे पास रिटेन रहेगा। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स, और आगे मेरा जो क्वेश्चन था, यानी कि जो मेरे पास इनपुट आया था 5 6 7 और उसका वो आउटपुट इक्वल्स टू। तो सिर्फ पर्पस इस प्रोग्राम में यही था इसका कि टेम्प में रख के इसे सॉल्व किया गया, वरना इसे आप टेम्प के बगैर भी करेंगे लॉजिकली सही है, लेकिन वही बात है कि मैं आउटपुट पे अपना ओरिजिनल या इनपुट भी दिखाना चाहता था, तो मैंने उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी करके कर लिया। ठीक है, तो बाकी इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप देख सकते हैं वही मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया हुआ है, रिमाइंडर को सम में ऐड किया हुआ है और इवेंचुअली टी को डिवाइड बाय 10 कर दिया है। और ये सिनेरियो भी मैंने वाइल लूप से सॉल्व किया है, क्योंकि ये केस भी क्या है, इवेंट कंट्रोल सिनेरियो है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था डिपेंड करता है कि यूज़र क्या नंबर एंटर करे। यूज़र ने 5 डिजिट का नंबर एंटर कर दिया तो मेरी लूप 5 टाइम चलेगी, यूज़र ने 4 डिजिट कर दिया तो मेरी लूप 4 टाइम चलेगी, यूज़र ने 10 डिजिट नंबर कर दिया तो मेरी लूप 10 टाइम चलेगी। तो ये एग्जाम्पल भी फॉल करती है किस सिनेरियो को, एक इवेंट कंट्रोल सिनेरियो। और चूंकि ये इवेंट कंट्रोल सिनेरियो को बिलोंग करती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लूप कौन से प्रेफर की है, वाइल लूप। तो वाइल लूप प्रेफर की जाती है जब मेरा सिनेरियो इस तरह का हो कि उसमें काउंटिंग सिचुएशन ना हो, यानी आप इसमें देखें टी की वैल्यू मॉडिफाई काउंटिंग होके नहीं हो रही, मैं टी प्लस प्लस या टी माइनस माइनस नहीं कर रहा, बल्कि टी की वैल्यू जो है डिवाइड होकर बन रही है। और शुरू में भी देखा जाए तो ये टी की वैल्यू जो है मैंने यूज़र से इनपुट ली थी, और कंडीशन भी मेरी ग्रेटर देन और लेस देन वाली नहीं है, बल्कि नॉट इक्वल्स टू 0 वाली है। काउंटिंग सिचुएशन जब भी आती है तो उसमें आप देखते हैं ग्रेटर देन या लेस देन का ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। तो while loop is while loop is recommended for event control scenario and it is not recommended for counting scenario, यानी जहाँ पे काउंटिंग वाली एग्जांपल्स हो वहाँ पे आप प्रेफर करेंगे for loop, और जहाँ पे काउंटिंग वाली ना हो सिचुएशन वहाँ पे आप प्रेफर करेंगे while। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कंडीशन में ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है, ये हिंट बता रहा हूँ मैं पहचानने का तरीका, कि अगर आपकी कंडीशन में ग्रेटर देन और लेस देन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो फॉर लूप्स से ग्रेटर देन और लेस देन नहीं आ रहा, तो आप उसे वाइल लूप से करने की कोशिश करें, और अगर आ रहा है तो गो फॉर लूप। यानी आपको अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस काउंटिंग करनी है, यानी +2 भी हो सकता है, +3 हो, -2 हो, -5 हो, डजेंट मैटर, लेकिन काउंटिंग है तो गो फॉर लूप। फॉर लूप पे हम आएंगे आगे चल के, लेकिन लैब में आप कर चुके हैं तो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि फॉर लूप होती आसान है लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये प्रॉब्लम भी वाइल लूप से करने की वजह यही थी कि ये एक इवेंट कंट्रोल सिनेरियो, इसमें आप कोड को देख के नहीं बता सकते कि ये लूप कितनी दफ़ा रन होने वाली है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा यूज़र पर कि यूज़र कैसा नंबर इनपुट करे, कितने डिजिट का और उतनी टाइम्स ये रन। सही, तो इसमें मैं मज़ीद डेप्थ में नहीं जाता। डेप्थ में जाते हैं हम इस एग्जाम्पल के, जो नई एग्जाम्पल है हमारे पास, और ये एग्जाम्पल क्या है, फाइंड GCD एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। GCD स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसमें क्या है कि मैंने यूज़र से 2 नंबर इनपुट लिए हैं, ठीक है, और इसमें भी मैंने वही किया, इन दोनों नंबर को सेव कर लिया किसमें, टेम्पररी वेरिएबल्स में। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं x और y नाम दूं, लेकिन चूंकि कॉपी पेस्ट एग्जांपल है तो मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा। तो x और y मेरी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, मैंने इनको कॉपी कर लिया पहले किस में, a और b में। ठीक है, ध्यान रहे a में मेरी पहली वैल्यू है, b में मेरी दूसरी वैल्यू आई हुई। ठीक, और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एंड में मैं रिजल्ट में ना x और y को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता तो हो क्या थी, ताकि मैं बता सकूँ इन दो वैल्यूज़ का रिजल्ट GCD है, इन दो वैल्यू का रिजल्ट LCM है। ठीक, इसमें भी वाइल लूप मैंने लगाई हुई है, लेकिन वाइल लूप के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस कोड को समझने के लिए एक रिकैप कर लेते हैं। आपने एक प्रीवियसली कोर्स पढ़ा था ITC, और उसमें आपने ये GCD प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, तो थोड़ा सा मैं आपको वो रिकॉल करा देता हूँ इस प्रॉब्लम के, कि एक्चुअली मैथमेटिक्स में GCD को आप सॉल्व कैसे करते हैं।
तो जीसीडी को सॉल्व करने का तरीका ये है कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स मैं अपने पास मेंटेन करता हूँ। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये होता है मेरा रिमाइंडर आर। ठीक है, रिमाइंडर है ना, 9 मॉड 24 कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ गया। मुझे सिंपली करना क्या होता है, हर आइट्रेशन में ये काम करना है कि जो मेरे बी की वैल्यू है वो मेरी अगली आइट्रेशन में ए की वैल्यू बन जाती है। यानी मुझे ये करना है कि जो भी मेरी बी की वैल्यू थी वो मूव करा देनी है, किस में, ए में करा देनी है मूव। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू चेंज होकर कौन सी आ जाती है, बी की वैल्यू आ जाती है। और बी के अंदर फिर मैं कौन सी वैल्यू कॉपी कर देता हूँ, बी के अंदर मैं वो वैल्यू कॉपी कर देता हूँ जो मेरा रिमाइंडर है। और मैं बस यही साइकिल रिपीट करता रहता हूँ जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये बिहेवियर मैं रिपीट करता रहूँगा जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 आ जाने का मतलब है कि फर्दर डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और रिमाइंडर नहीं आएगा। और जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मेरा आंसर किस चीज़ में मौजूद है, अगर ये रिमाइंडर है तो उस वक्त ये मेरा बी होगा और उस वक्त ये मेरा ए होगा। तो इसका मतलब है जब मेरा आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मेरा एक्चुअल आंसर किस में मौजूद होता है, बी में। तो बी के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू मौजूद होती है, ये लिखा हुआ है जीसीडी मौजूद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। 2 नंबर से यूज़र ने एंटर किए, सपोज कुछ भी नंबर एंटर कर सकता है, यूज़र ने एंटर किए 9 एंड 24। ठीक है, पहला यूज़र ने 9 किया, दूसरा 24 किया और क्लियरली मुझे पता है कि 9 छोटा है 24 बड़ा है, कोई मसला नहीं है। आप उसको रिमाइंडर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है ये नंबर छोटा था, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इधर आ गया। और इधर आ गया तो मैंने अभी जैसे कि बताया मुझे ये 2 स्टेप करने हैं, बी वाली वैल्यू को ए में कॉपी कर देना है। तो जो बी में 24 था वो अब ए में आ चुका है और बी में वो आ जाना चाहिए जो आर में। तो अब ध्यान रहे बी में मेरे पास 9 आ चुका है। तो आप देखें तो इनकी वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई। 9 ए में था और ए और 24 बी में था, लेकिन इस आइट्रेशन में देखें तो ए खुद ब खुद 24 हो गया और बी 9 हो गया। अब अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूँ तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 18। तो 18 और 24 में डिफरेंस कितना है, 6 का। तो मेरा रिमाइंडर इस केस में क्या बच गया, 6 बच गया। ये मेरा आर है। फिर दोबारा अभी मैंने देखा रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है तो स्टेप दोबारा रिपीट हुए, बी की वैल्यू कॉपी होकर चली गई ए में, ए अब 9 बन गया और बी इस वक्त रिमाइंडर की वैल्यू इसमें चली गई तो ये बी बन गया। और नया रिमाइंडर 9 डिवाइड बाई 6 करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 3। रिमाइंडर मेरा 3 था। फिर दोबारा से एक स्टेप परफॉर्म हुआ, बी की वैल्यू 6 थी ए में चली गई, आर की वैल्यू 3 थी बी में चली गई। अब मैंने ए डिवाइड बाई बी करा तो रिमाइंडर यानी ए मॉड बी करा तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आते ही मुझे पता लग गया कि मुझे फर्दर आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिज़ल्ट मेरा बी में है वही मेरा जीसीडी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि हर आइट्रेशन में मैं बी की वैल्यू कॉपी करता जाता हूँ ए में और रिमाइंडर की वैल्यू कॉपी करता जाता हूँ बी में। ठीक है, ये स्टेप है, बी ए में और आर बी में। यहाँ पे नाम मैंने ए बी आर दिए हैं, वहाँ देखते हैं कि नाम क्या यूज़ हुए हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर क्योंकि मैं उस स्क्रीन पे जाऊँगा तो ये देखना मुश्किल होगा। तो आते हैं वापस लेक्चर पे और देखते हैं इसमें क्या नाम यूज़ किए गए। प्रोसेस हम याद रख लेंगे। तो प्रोसेस क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे एक लूप लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें क्योंकि इसमें फ़र्क आया हुआ है। पहला स्टेप तो मैं यहाँ वाइल लूप लिखता हूँ जो मैंने अभी आपको करके बताया, फिर रीअरेंज कर लेंगे हम उसे। या इसमें लिखने से बेहतर है मैं आपको कोड ही करके बता दूँ तो और अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल को हम कोड कर लेते हैं और कोडिंग करनी है तो हम इसको करते हैं बंद, क्योंकि कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ मेरे लिए वहाँ लिखना आसान होगा, पेन से लिखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसमें से मैं टेम्पलेट कोड की यहाँ से ले लेता हूँ मुझे जो चाहिए। ठीक है, कोड का नाम है मेरे पास GCD और LCM, GCD LCM दोनों लिख लेते हैं, GCD एंड LCM।
और ये मेरे पास आ गई सी टाइप फाइल। ठीक है, अब इसमें से मैं नेसेसरी कोड यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यूज़र से बोला कि मुझे नंबर चाहिए, ये भी कमेंट भी हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेंगे। तो मैंने यूज़र से 2 नंबर ले लिए, num1 में ले लिया, num2 में ले लिया, रिमाइंडर की मुझे ज़रूरत है मैंने रख लिया, और यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरह एंटर सेकंड नंबर भी कर लेते हैं, एंटर सेकंड नंबर आ गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया num2। ठीक है, और फिर वो स्टेप के मुझे टेम्परेरी रखना है, तो मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, a इक्वल्स टू num1, ठीक है, और b इक्वल्स टू num2। ए और बी को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो इनको मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ, a, b। सही, यहाँ तक सो फार सो गुड। अभी मैंने जो कंडीशन आप लोगों को बताई इसमें, वो कंडीशन मैंने ये बताई कि जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, यानी मैं चेक करूँगा कंडीशन रिमाइंडर पे लगा सकता हूँ, मैंने लगा दी कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। अच्छा, लेकिन रिमाइंडर मेरे पास जो है इस वक्त है अननोन, तो मैं रिमाइंडर पे कंडीशन नहीं लगाता, बल्कि रिमाइंडर से पहले कंडीशन लगा देता हूँ। रिमाइंडर से पहले कैसे कंडीशन लगा सकता हूँ कि एक स्टेप और कर लेते हैं। अगर मैं एक स्टेप और कर लूँ इसको सॉल्व, तो क्या होगा मेरा रिज़ल्ट, 3 मॉड करेंगे तो, अच्छा इसको अगर मैं माना लेता हूँ कि ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा बन गया बी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 3 मॉड 0 करूँगा तो रिज़ल्ट आपके ख्याल में क्या आएगा, 3 को करूँ डिवाइड बाय 0, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी क्लास, क्या आना चाहिए, 3 को अगर मैं मॉड कर रहा हूँ 0 से तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ज़ीरो से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे अगर मैं मॉड करता हूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा, एनीवन, किसी ने ट्राई किया मॉड ऑपरेटर विद 0? अच्छा, आपका कहना है 3 आएगा, मेरा कहना है कि एरर आ जाएगा इस पर, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया हुआ तो श्योरिटी से नहीं कह सकता। चलो एक काम करते हैं, टाइम बचाते हैं, मैं वही कंडीशन लिख लेता हूँ जो लेक्चर में लिखी हुई है, और उसको हम प्रिंट कर लेंगे, बी नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन है हमारे पास, कि यहाँ पे लगा लिया मैंने बी नॉट इक्वल्स टू 0 है, और स्टेप्स बाद में रीअरेंज कर लेंगे, अभी यही वाले लिख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बता दूंगा कि जैसे कल हमने एग्जांपल में रीअरेंज किया था बिल्कुल वैसे ही, इसको पूरे को ही हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए जिसमें मैंने बी को कॉपी किया है, तो मैं इधर से ले लेता हूँ TEMP टेम्प, बल्कि मैंने शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा। तो पहले क्या करता हूँ मैं, पहले स्टेप में बी की वैल्यू को कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर लेता हूँ। ठीक है, बी में मैं बी की वैल्यू मैंने टेम्प में रख ली, ठीक है, बी मेरे पास सेव है, अब मैं बी की वैल्यू को ओवरराइड कर सकता हूँ। मैं इसमें रिमाइंडर के बजाय डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं कि बी की वैल्यू को डायरेक्टली कर रहे हैं ओवरराइड, और किस चीज़ से, ए मॉड बी से, ये कर दिया। और अब बी की वैल्यू तो ओवरराइड हो चुकी है, तो बी की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो मैंने किसी चीज़ में सेव कर ली थी, और वो किस में सेव करी थी मैंने, टेम्प में। तो बी की वैल्यू को मुझे कहाँ पहुँचाना है, ए में, तो मैंने ए इक्वल्स टू क्या कर दिया, टेम्प कर दिया। ठीक है, ये वो वाली अप्रोच है जो आपकी लेक्चर में जो एग्जाम्पल है उसमें लिखी हुई है। ठीक, तो मैंने कहा ये प्रोसेस रिपीट होता रहे जब तक क्या हो, बी की वैल्यू 0 ना हो जाए। अच्छा ठीक है, बी की वैल्यू 0 ना हो जाए, और बी की वैल्यू में अगर आप ध्यान दें इधर क्या लिखा हुआ है, देखो बी के अंदर रिजल्ट आ रहा है ए और बी का, यानी इसमें रिमाइंडर ही आ रहा है,
सही, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट मेरा क्या है, x, y और फाइनली GCD मेरा आ रहा है किसके अंदर, रिज़ल्ट मेरा फाइनल किस में आएगा, a में आएगा इस वाले केस में। तो इधर क्या रिज़ल्ट लिखूँगा मैं, GCD ऑफ %d एंड %d इक्वल्स टू ये। ठीक है, ये हो गया। सेव करते हैं, कंपाइलेशन एरर चेक कर लेते हैं, कहाँ कंपाइलेशन एरर है कि मैंने, अच्छा x और y थोड़ी है मेरे पास, तो क्या है num1 एंड num2, मेरे वेरिएबल्स के नेम num1 एंड num2 है। कंपाइल रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर यही एग्जांपल दे लेते हैं, ये एग्जांपल क्या थी मेरे पास, 9 और 24, 9 सेकंड नंबर इज 24, तो GCD ऑफ 9 एंड 24 इज़ 3। ये आपने अभी पूरी एग्जांपल देखी कि जब मैं 9 और 24 को सॉल्व करता हूँ तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आता है मेरे पास 3। किसी और नंबर से इस एग्जांपल को टेस्ट कर लेते हैं, किसी और नंबर से किससे टेस्ट करें हम, से मैं नंबर ले लेता हूँ 5 एंड 15। क्या ख्याल है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आएगा? जी क्लास, पहले आंसर बताइए फिर मैं रन करता हूँ। वो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? बिल्कुल सही, 5 ही इसका आंसर आएगा क्योंकि 5 ही सबसे बड़ा फैक्टर है। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं, और एक और नंबर क्या ट्राई कर लेते हैं, 15 और 12। इसका आंसर क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है एंड 15 भी आता है। बात समझ गए आप? GCD क्या चीज़ है? GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। सही। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में और जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई उसमें क्या फ़र्क है, मैं आगे कमेंट कर देता हूँ और वो बात समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने तो कहा था कि मैंने यहाँ पे जो रखा है वो क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रखना चाहता रिमाइंडर, जब तक कि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0। मैंने ये लिखा था, जो कंडीशन मैंने बनाई थी। अभी आपको ये वाला समझाते हुए यही बात बताई थी ना कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक आपने ये काम करना है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको सिंपली 2 स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं कि आपको ए के अंदर वैल्यू डालनी है बी वाली और बी के अंदर डालना है रिमाइंडर। तो ए इक्वल्स टू सिंपली लिखना है आपको बी, ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना था बी इक्वल्स टू रिमाइंडर। मैंने जो आपको स्टेप बताए थे वो ये थे, और हर मर्तबा क्या होगा, आपको रिमाइंडर को कैलकुलेट भी करना है इस स्टेप के बाद, तो रिमाइंडर तो आपका अपडेट होता रहेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर इक्वल्स टू ए मॉड बी। ये स्टेप्स हैं जो आपको मैंने बताए, ठीक है, और ये स्टेप हैं जो आपके पास एक्सरसाइज में लिखे हुए। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ थोड़ी सी सीक्वेंस का है। मेरे पास क्या है कि इनिशियली रिमाइंडर जो है मेरे पास 0 में कैसे चेक करूँ, रिमाइंडर तो मेरा इस वक्त एम्प्टी है। रिमाइंडर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू अननोन है, ये रिमाइंडर है, मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई। या यूँ कहूँ कि एक टर्म यूज़ होती है प्रोग्रामिंग, रिमाइंडर के अंदर इस वक्त गार्बेज वैल्यू है, रिमाइंडर के अंदर इस वक्त गार्बेज वैल्यू है। तो मैं रिमाइंडर को इसी वजह से इस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि अननोन वैल्यू पे मैं क्या कंडीशन लगाऊँ, हो सकता है रिमाइंडर के लिए 0 निकला है, हो सकता है ना निकला है, कुछ भी हो सकती थी। तो मुझे रिमाइंडर को अगर कंडीशन में यूज़ करना है तो उसके अंदर कोई नोन वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में यूज़ करना चाहता हूँ ये वाली कंडीशन जो मैंने दी हैं, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ और हम वेरीफाई भी कर लेंगे रिज़ल्ट। ये यहाँ से यहाँ तक कमेंट हो गया। मैं अब लूप में क्या करता हूँ, इसी लूप को बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ और इसमें अपनी वाली कंडीशन पुट करता हूँ, सीक्वेंस ऑफ कंडीशन। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे यूज़ करना है क्या, रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली यूज़ करूँगा ए, यहाँ पे मैं सिंपली यूज़ करूँगा rem, और फिर
हर स्टेप में मैं कैलकुलेट करूँगा REM की नई वैल्यू जो कि A और B की अपडेटेड वैल्यू से आएगी। A की वैल्यू अपडेटेड एंड B की वैल्यू अपडेटेड। ठीक है, मैंने यही लाइन आपकी देखें तो इसके सामने लिख दी। ठीक है, लेकिन मसला अभी भी वहीं का वहीं है कि इस जब पहली मरतबा लूप चलेगी तो इस रिमाइंडर के अंदर क्या हो। तो इस वक्त इस रिमाइंडर के अंदर कुछ भी नहीं है, अननोन वैल्यू है। तो मुझे इसको नोन बनाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि मुझे पहले इसको इनिशियली करना पड़ेगा रिमाइंडर इक्वल्स टू A मॉड B। अब मेरे पास मुझे पता है रिमाइंडर के अंदर A और B की जो भी प्रेजेंट वैल्यू उसके लिहाज से रिमाइंडर मौजूद है। ठीक है, अब मुझे पता है कि A और B के लिहाज से जो भी है इसमें एक रिमाइंडर मौजूद है। तो मैं अब रिमाइंडर को चेक कर सकता हूँ। अब रिमाइंडर के पास एक वैल्यू है जो ज़ीरो नहीं है, तो मैंने ये सारी साइकिल रिपीट करनी है। मैंने यही बताया था ना कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो ये साइकिल रिपीट होगी। और अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या वही आता है या कुछ गड़बड़ आती है। ये मैंने किया हिट F9, नो एरर, F10। दोबारा से करके देख लेते हैं 9 एंड 24। तो रिज़ल्ट मेरा क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में चेंजेस नहीं करी। मैंने क्या बताया था, जब मैं ऐसे करूँगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट किसके अंदर होगा? फाइनल रिजल्ट मैंने बताया था कि मेरे बी में होगा। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में प्रिंट क्या कराया हुआ है? ए को प्रिंट कराया हुआ है। तो GCD मेरा ए में नहीं है, मेरा तो इस सिचुएशन में बी में है। तो मैंने ये किया F9 और ये किया F9। दोबारा से देख लेते हैं 9 और 24। सही आ गया रिजल्ट। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रिजल्ट मेरा 3 आना चाहिए। तो प्रॉब्लम को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सोल्यूशन वो जो आपको मैंने इधर स्लाइड्स में दिखाया हुआ है, एक सोल्यूशन वो जो मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया, और एक और भी सोल्यूशन हो सकता है। उसके लिए अच्छा ये वाली चीज़ भी टेस्ट कर लेते हैं। 12 एंड 15 दोनों का 3 आ रहा है। ठीक है, एक और टेस्ट कर लेते हैं जो भी हमने टेस्ट केस रखा था। 5 एंड 15 इसका 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही काम कर रहा है। जिन केसेस पे उसको टेस्ट किया उन्हीं केसेस से टेस्ट किया, दोनों के रिजल्ट सेम है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं और ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो मैं बताऊंगा नहीं, उसकी मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को मैं और आसानी से कर सकता हूँ इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके। अगर मैं वाइल लूप के बजाय डू वाइल लूप यूज़ करूँ, फिर कह रहा हूँ इसको मैं और आसानी से कर सकता हूँ अगर मैं वाइल लूप के बजाय डू वाइल लूप यूज़ करूँ। ठीक है, चूंकि डू वाइल लूप अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं तो उस एक्सरसाइज को मैं करके नहीं बता रहा, तो यहाँ पे छोड़ता हूँ कि खुद ट्राई कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम डू वाइल लूप से कैसे सॉल्व। तो अब बताइए कि ये प्रॉब्लम समझ में आई कि कैसे काम कर रहा है। मैंने मैनुअली भी मैथमेटिक्स करके बता दी बिल्कुल वैसे ही कि ये स्टेप्स मुझे रिपीट करने और इवेंचुअली मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम भी लिखा हुआ था। एलसीएम कोई मसला नहीं, एलसीएम इज सिंपली दोनों एक्स और वाई को आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय जीसी। ठीक है, तो एलसीएम का इतना इशू नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, कोई कन्फ्यूजन और क्यूरी? अच्छा, ये कोई ना कन्फ्यूजन लग रही है ना क्यूरी लग रही है, तो रिक्वेस्ट लग रही है मुझे। सर अटेंडेंस ये लिखा हुआ किसी ने मुझे भेजा है, ये तो एक रिक्वेस्ट ही लग रही है मुझे। थक गए लगता है आज, काफ़ी लेक्चर लिए। चलें बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल आज इतना ही रहने दूंगा, आज इससे ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो भी हमने जो किए एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमने सम ऑफ द डिजिट किया है उसी से मिलती जुलती है। तो मैंने इसलिए लिख दिया ऊपर एक्सप्लोर योर सेल्फ। ये आपको खुद ही से एक्सप्लोर करनी है कि ये क्या है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसमें सिर्फ माइनर सी चेंजेस है और ये भी फॉल करती है
इवेंट कंट्रोल सिनेरियो को, इसलिए इधर भी क्या यूज़ की गई है, व्हाइल लूप। तो इसने कुछ नहीं करा, इसने सिर्फ क्या कर दिया 1 2 3 4 एंटर करेंगे तो ये 4 3 2 1, ठीक है। तो मैं नहीं करा रहा, आप लेकिन ट्राई कर लीजिएगा। सारी एग्जांपल मैंने डाली हुई लेक्चर में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सब की सब बाज़ औक़ात नहीं करा पाता। रीज़न वही है कि आप लोग लिमिट को पहुंच जाते हैं, तो हो नहीं पाता, ठीक है। तो इसको खुद ट्राई कर लेना। मैंने एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर पे करके बता दी, एक वैसे ही समझा दी, और ये एक उसी से मिलती जुलती एग्जांपल है। तो एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, और मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मान लेता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ, और देन उसके बाद क्लास हमारी कंक्लूड, ठीक है। तब तक अगर कोई जहन में सवाल हो तो आप लोग पूछ लें, मैं इतने अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोगों की अटेंडेंस मैनुअल भी हो गई। ठीक है, तो क्लास फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।